स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बहुत सारे पेज थे बजट के जो मुख्यमंत्री ने पढ़े और बहुत सारी बातें होती हैं बजट से पहले कि क्या उम्मीदों का बजट होगा, क्या जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा बजट, और फिर बजट पेश होने के बाद फिर चर्चा शुरू होती है कि आखिर ये बजट कैसा रहा। लगातार आप बजट देख रहे थे खबरें अभी तक पर जो मुख्यमंत्री पेश कर रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री बजट को लेकर बोलते रहे और एक एक चीज पर उन्होंने बात की। अब शुरुआत करते हैं इस बजट पर विश्लेषण की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे एक बार करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ केशव गर्ग जी हैं, सीए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो भी सीए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सीए हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और बीजेपी से अनुराग बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन रॉय साहब, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? उम्मीदों का बजट है, कहीं पर कुछ कमी नजर आती है या बैलेंस थी सारी चीजें, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि नंबर के लिए कुछ है ही नहीं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहुत शानदार था? ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड बजट है कि कोरोना के बाद ये पहला बजट था। तो हमारा जो बिल्ड बैक प्रोसेस है, जो कि कोरोना के 1 साल के दरमियान जो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो मुझे जो हम सिस्टम को जो सेटबैक लगा, आपकी इकोनॉमी को जो सेटबैक लगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ रिकवरी इंश्योर करने के लिए एक जो बूस्ट देने की ज़रूरत थी, इस बजट में इस बात की पूरा प्रयास किया गया है कि वो एक हमेशा मैकेनिज्म इवॉल्व करा, जब नए नए फाइनेंसेस का इन्होंने प्रोविज़न किया है। तो इन टोटालिटी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट है और क्वाइट फोकस्ड है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। एक चीज जो आपको, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन कुछ जो मेन बातें होती है उसमें से एक चीज जो आपको एक अच्छी चीज लगी हो, बहुत अच्छी चीज लगा हो बजट में? देखिए, इस बजट का जो मैं कहूँगा कि इस बजट का जो सोल है मेरे हिसाब से, उसमें 2 महत्वपूर्ण है। एक है MTEF, जिन्होंने मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क का जो इन्होंने एक मैकेनिज्म लाया। मुझे लगता है हरियाणा इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है आज की तारीख में जिन्होंने इस लीक से हट करके एक प्लान किया है। और मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासिर जी, आपको समझने की जरूरत है कि पैसे आएंगे कहाँ से, और पैसे सिर्फ टैक्सेस से नहीं आता है। अब कितने लिमिट तक आप बोरो करेंगे? आपके पास आपात संपत्तियां पड़ी हुई है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको अगर आप मोनेटाइज करते हैं और उस फंड्स को फिर आप अच्छे चीजों में लगा सकते हैं, तो ये एक सकारात्मक पहलू है इस बजट का। और MTF जो है उसको तो मैं कहूँगा कि एक क्रांतिकारी मूव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप MTF में जिन्होंने तकरीबन 900 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने प्रोविजन किया है, 8,585 करोड़ के आसपास, तकरीबन 9,000 करोड़ का जो इन्होंने प्रोविजन किया है, उससे आप एसेट्स क्रिएट करेंगे फोकस्ड तरीके से। ठीक है। पंकज गुप्ता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर? 1,55,000 के करीब का जो बजट पेश हुआ, 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, किस तरह से देखते हैं? नासिर भाई, देखिए, ये बजट कोरोना महामारी के बाद हरियाणा गवर्नमेंट का पहला बजट है। जिस ढंग से CM साहब ने बजट पेश किया है और जो बजट का साइज बढ़ाया गया है, जो कि आप भी बता रहे कि 1,55,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। CM साहब ने बजट पेश करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे देश में V टाइप रिकवरी आई है, उसी तरह से हरियाणा में भी है। मैं बजट्स के डेटा, जो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया, देख रहा था, तो बेहतर प्रबंधन की वजह से जो एक समय सोचा जा रहा था कि टैक्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा टैक्स से, या जो दूसरी कैपिटल रिसीट्स होगी जिस पर डेंट पड़ेगा, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अपने बेहतर प्रबंधन की वजह से उस डेंट को कम करने में सफल रही है। अच्छा। और दूसरा, जो कोरोना काल की वजह से जिस तरह से जॉब्स चली गई थी, उसको दोबारा सृजन करने के लिए बजट में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही बैलेंस बजट दिया गया है इस काल में भी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अच्छा। केशव गर्ग जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? यंगस्टर्स हैं आप भी और बहुत सारी चीज़ों को देखने का एक अलग तरीका आपका होता है, तो आप इस बजट पर क्या कहेंगे? किस तरह की पहली प्रतिक्रिया है आपकी? कहां पर आपको लगा कि कुछ बेहतर हुआ है, कहां पर आपको लगा कि कुछ और होना चाहिए था?
कोरोना के बाद जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोना के बाद पहला बजट है और कोरोना ने बिजनेस को स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है या जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत धक्का पहुंचाया और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि बजट के अंदर कुछ उनके लिए आएगा बिकॉज ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो पुश सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है तो उसके लिए नोडल ऑफिसर्स बनाना, नोडल क्लस्टर्स बनाना और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न लेकर के आना, एलोकेशन करना एक बहुत बड़ा स्टेप है और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ प्रदेश के अंदर बहुत प्रगति इन टर्म्स ऑफ कि एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा और आगे जो एम्प्लॉयमेंट की पंकज जी बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसके साथ साथ में होगा। इसके साथ साथ जो बहुत अच्छी बात जो लगी कि जो एजुकेशन के ऊपर इनका बजट है दैट इज़ वे हायर अगर हम पर कैपिटा देखें बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, कंजम्पशन बेस्ड बजट लाया जाए कि जिससे एक आम आदमी तक सहूलियत पहुंचाई जाए और उसको आगे लेके जाया जाए। तो मेरी प्रतिक्रिया यही है कि बहुत बैलेंस बजट है एंड उम्मीद यही रखूंगा कि ये ग्राउंड के ऊपर लोगों की दिनचर्या में बदलाव लेकर के आए। गुरदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? आत्मनिर्भरता की जो बातें हमारे देश में हो रही हैं, हरियाणा में इसको लेकर कितना ध्यान रखा गया है? हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में आप कितना मजबूत पहलू देखते हैं? हाँ, नमस्कार कुरैशी जी। जैसा कि हमने अभी देखा कि सभी ने कहा कि ये कोरोना के बाद का पहला बजट है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। अगर हम इस पहलू को देखें तो लास्ट ईयर वित्तीय वर्ष में हमारे को कोरोना की वजह से तकरीबन 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है। आपने स्पेसिफिक पूछा है कि आत्मनिर्भरता के ऊपर, तो इस बजट में वैसे तो काफ़ी पहलू उन्होंने डिटेल में टच किए हैं। बहुत लंबा बजट रहा है, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का उन्होंने इस बीच में सारा कुछ हर पहलू को टच किया है। आत्मनिर्भरता के ऊपर अगर मैं उनके एक पॉइंट को टच करूं जिसमें उन्होंने एमएसएमई के ऊपर लिए कहा है कि एक उन्होंने नई स्कीम करने के लिए कहा है जिसमें कि वो 15,000 रुपये तक का लोन 2% के ब्याज पे स्वरोजगार के लिए देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा पहलू है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें अगर इस अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा किया जाए, क्योंकि 15,000 से एक रोजगार स्टार्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी इसके अगर ब्लूप्रिंट्स आएंगे उसको पढ़ने से इसकी और क्या कंडीशंस हैं वो देख के पता लगेगा। दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाहूँगा जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का बजट से पहले हमारे को कई उम्मीदें और आशाएं रहती हैं। जैसे हम सभी को एक्सपेक्टेशंस थी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। सभी पहलुओं को टच किया गया है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलरली अगर हरियाणा के लिए मैं बोलूं तो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 8% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि ओवरऑल इंडिया में जो 5% का रेट है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी स्वरोजगार के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी हम कदम उठाएं, जो कि एक जगह मैंने कहीं पे सुनने में आया था कि 5 लाख तक का हम ऐसा कर रहे हैं कि 5 लाख तक के नियुक्तियां होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाहिए ज़्यादा। और जहाँ तक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट की बात का रेट है तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हरियाणा में 11% के करीब है, जो कि ओवरऑल इंडिया का देखें तो हम 5% के करीब है। तो इन चीज़ों को देखते हुए दूसरी चीज़ें एग्रीकल्चर के ऊपर तो टच कर ही लिया, एजुकेशन के ऊपर कर दिया, स्पोर्ट्स के ऊपर कर लिया, हेल्थ के ऊपर कर। जाहिर सी बात है कि इस वक्त फोकस था और यही सवाल मेरा अनुराग बख्शी जी से है, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग बख्शी जी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सरकार का बजट है और प्रदेश के लिए बजट पेश हुआ है तो उसमें सब कुछ बेहतर नजर आएगा, लेकिन क्या इस बार एक दबाव था एग्रीकल्चर को लेकर, किसान कल्याण को लेकर, कि इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाए? और मैं उस पर आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? जाहिर सी बात है कि और प्रदेशों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर बजट आया है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर क्या किसानों के दिल तक वो बात पहुंचेगी? निश्चित रूप से पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना की परिस्थितियां असाधारण परिस्थितियां थी और हैं, और ऐसी असाधारण परिस्थितियों में ये एक असाधारण प्रयास है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और
जहां तक किसानों के हितों की बात है, वो इस सरकार का सतत लक्ष्य और सतत प्रयास है कि हम किसान को भगवान मानते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, उसके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार, हमारी केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी प्रतिबद्ध है। और किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाए, ये घोषणा कोई अभी नहीं की गई है, ये बहुत समय पहले से कर दी गई थी और उसी दिशा में सारे प्रयास हो रहे हैं कि किसानों की आमदन को किस तरह से दुगना कर दिया जाए, खेती कैसे मुनाफे का सौदा बने। तो इस बजट में भी उसी प्रक्रिया में और प्रयास किए गए हैं, जिससे किसानों के हितों को निश्चित रूप से बहुत सहायता सहयोग मिलेगा, उनकी आमदन बढ़ेगी और के देश का अन्नदाता प्रसन्न होगा तो देश की जनता भी खुशहाल और प्रसन्न होगी। ठीक है। और राजीव रंजन रॉय साहब, जिस तरह से हम कृषि की बात करें, किसानों की बात करें, ये मुद्दा बहुत गर्माता रहा और इस बार का जो विधानसभा का बजट सत्र है उस मुद्दे पर ज्यादा फोकस रहा, इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। किसानों के लिए क्या एक सरकार के जहन में था कि तीन चार चीजों पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और किसानों पर, और एमएसएमई की वो आत्मनिर्भरता का तो प्रधानमंत्री भी लगातार जिक्र करते रहे। देखिए, जो इन्होंने जो स्पेशल रिजर्व फंड क्रिएट किया है MTF, जिसके बारे में पहले 6,110 करोड़ रुपए का बजट रहा है कृषि के क्षेत्र के लिए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? तो इसमें नासिर जी, MTF की जब हमने बात की थी तो MTF का एक थ्रस्ट एरिया एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर है, एक हेल्थ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये तीनों चीज़ जुड़ा हुआ। देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें फार्मिंग और फार्म पे जो लोग डिपेंडेंट हैं उनका ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर से सीधे जुड़े हुए हैं। फिर एग्रीकल्चर लिंक्ड हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जुड़ा हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारा जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 100% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ही है। तो इस पे सरकार ने जिस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म जो एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के दिशा में जो प्रयास हुआ है वो बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए देखिए काम होते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए जो कि सस्टेनेबल होगा, जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक सस्टेनेबल तरीके से एड्रेस होगा। ओवरनाइट कुछ प्रॉब्लम्स आप एड्रेस नहीं कर सकते। बार बार आपको अगर सर दर्द हो रहा है, क्रोसिन लेंगे, सुबह शाम तक ठीक रहेंगे, फिर आपको दर्द हो जाएगा। तो क्रोसिन आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चीज और आई है, मैं आपसे एक सवाल बहुत संक्षेप में उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि जो पेंशन के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया, प्रावधान किया गया, उसमें पिछली बार था 9,900 करोड़ रुपए और इस बार किया गया है 9,199 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 700 करोड़ रुपए का 700 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। ये क्या संदेश जा रहा है और इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ 2,500 पेंशन कर दी गई है, वृद्धा पेंशन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 700 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। नहीं, इसमें नासिर जी देखने वाली यह भी बात होती है कि जब आप बजट को एलोकेट करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है क्या कि पिछले साल अगर आपने एलोकेट ज़्यादा बजट कर दिया और उसमें आपके पैसे बच गए, आपने प्रिज्यूम किया कि हम 10,000 करोड़ हम डिसबर्स करेंगे लोन के रूप में, और आपने 7,500 या 8,000 ही डिसबर्स हुआ। कुछ बेनिफिशियरीज जो थे रजिस्टर्ड वो एलिजिबल नहीं थे या गलत थे, तो कई दफा ये भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ये देखिए, ये दोनों तरह की चीजें होती है। हमें मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं दुखी भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें भी ये थोड़ा सा उसको समझने की। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत है आपका बजरंग जी। बजरंग जी, बीजेपी से अनुराग बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरह से देखते हैं बजरंग जी इस बजट को? सरकार का कहना है कि बहुत शानदार है, कोरोना संकट काल में बहुत ही बैलेंस बजट हमने पेश किया है, सबका ख्याल रखा गया है। आप किस तरह से इसको देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? नासिर जी, इस बजट से प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। इन्होंने व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की 1 रुपए की सुविधा व रियायत नहीं दी और ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग व्यापार के माध्यम से हम 75% युवाओं को रोजगार देंगे। जब मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार आप व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने नहीं देगी, उनको रियायतें नहीं देगी, उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन नहीं देगी, यहां तक कि उनको बिजली में सब्सिडी नहीं देगी, फैक्ट्रियों में जो उद्योगों में मशीन लगती है उसमें सब्सिडी नहीं देगी, तो कैसे
उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाएगा, जबकि सरकार की गलत नीतियों से पहले ही लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। गांव स्तर के ऊपर आप देखिए, गांव स्तर के ऊपर कुटीर उद्योग होते थे, यानी कि वहां छोटे छोटे उद्योग गांवों में लगे हुए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आत्मनिर्भरता की बात, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात सरकार करती है, आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार बात करती है उसमें सिर्फ वो बातें हैं, अमली जामा पहनाने की कोई कोशिश नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं बजरंग जी आपकी बात का। अनुराग जी कहता हूं नासिर जी, कुछ इन्होंने मैं एक पॉइंट ठीक है, आप अपना पॉइंट कीजिए। आप जी अपना पॉइंट जारी रखें, आप बोलिए बजरंग जी, आप बोलते रहिए। एक बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जब सरकार की गलत नीतियों से ग्राम स्तर पर जितने छोटे उद्योग थे लगभग 80% बंद हो चुके हैं। आज मैं बजट में देख रहा था, मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश कर रहे थे, बोल रहे थे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश होगा। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, भाई पहले कितने पूंजी निवेश हुए हैं? आपने हैपनिंग हरियाणा उद्योगों की बात, 2 साल पहले उद्योगों के लिए एक अच्छा माहौल देने की बात, आसानियां पैदा करने की बात सिर्फ बातें हैं, दम नहीं है बातों में। अनुराग जी बिल्कुल ढकोसला है, गुमराह जवाब ले लेते हैं। अनुराग बख्शी और जी, युवाओं को भी गुमराह कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा कर। ठीक है सर। अनुराग बख्शी जी आवाज आ रही है आपको, और बजरंग जी की बात अगर सुन रहे हो तो जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं जी। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, ये निश्चित है कि पिछले 1 वर्ष के कोरोना काल में थोड़ी चुनौतियां आई, थोड़ा स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में, लेकिन जिस तरह से हमारी जीएसटी कलेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, 26,038 करोड़ का कर संग्रह हुआ है, जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं, तो वो बिना इकोनॉमिक गतिविधियों के तो हो नहीं सकता। चाहे वो सर्विस सेक्टर में आई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई हो, कहीं ना कहीं तो एक आर्थिक गति का पहिया चल रहा है, तो ये कलेक्शन आ रहा है। अब ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमने हमारी कोई औद्योगिक नीति नहीं है, हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद भाषण में किया कि अब नहीं, 2019 में हमने प्रदेश ने नई एमएसएमई नीति की घोषणा की, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, एमएसएमईज को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, किस तरह से उनको तरक्की के रास्ते दिखाए जाए, उसके लिए अलग से निदेशालय बनाया गया। तो ये सब काम जो है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। नॉट ओनली दैट, ठीक है सर, आपने अगर ध्यान से गुरदीप जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं आता हूं अनुराग जी। गुरदीप जी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पिछली बार 19,000 करोड़ रुपए के करीब था बजट, इस बार 18,000 करोड़ के करीब है। इसको किस तरह से आप देखें? स्थिति बेहतर हुई है, चीजें बेहतर हुई हैं, तो फिर अब उतनी जरूरत महसूस नहीं हुई? आपको लगता है कि और कुछ करना चाहिए था इस क्षेत्र में, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, एजुकेशन सेक्टर में जैसा कि हमने देखा कि इस बारी का प्रावधान किया गया 18,400 करोड़ का, ठीक है, जो कि आपने अभी बताया कि पिछले साल से कुछ कम है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया कि एग्रेरियन में तो हम फोकस करते हैं, हमें करना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें साथ के साथ दूसरे सेक्टर्स को भी बराबर की ग्रोथ देनी चाहिए। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें एग्रेरियन सेक्टर का तो 16%, इंडस्ट्री का 33% और सर्विस सेक्टर्स का तकरीबन 50% का कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो अभी एजुकेशन में शायद जैसा अभी पीछे राघव जी ने बताया था कि पिछले साल एलोकेशन ज़्यादा हो गया होगा तो इसलिए कम कर दिया होगा। इसमें इन्होंने जो एक चीज़ नहीं करी है कि डिजिटल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल में जो करने का प्रावधान किया है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए कि उन्होंने 700 करोड़ का एलोकेशन किया है, ठीक है। और एजुकेशन में एक पॉइंट मैंने और देखा था, इन्होंने लिखा था कि जहाँ बोला है कि भाई जहाँ 20 किलोमीटर के दायरे में स्कूल्स या कॉलेज दिए जाएंगे जहाँ से लड़कियों को इससे ज़्यादा दूर जाने का मुश्किल ना उठानी पड़े। तो एजुकेशन सेक्टर में मैं सोच सकता था कि इसमें थोड़ी और हम एलोकेशन ज़्यादा कर सकते थे, क्योंकि एजुकेशन से ही आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्वरोजगार। पंकज गुप्ता जी, बजट
लाया जाता है, कोशिश सरकार करती है कि पिछले साल के मुकाबले अगले साल जब भी बजट हम पेश करें तो ज़्यादा हमारा हो। इस बार 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसा भी महसूस होता है कि वो पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतर पाता, धरातल पर नहीं उतर पाता है। कहीं पर जितना हमने प्रावधान किया है उसके मुताबिक काम नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम एक टेक्निकल रूप में देखें तो? देखिए, बजट जो है उसमें जो एलोकेशन किया जाता है वो दैट इज द मतलब गवर्नमेंट एक अपना विजन को प्रेजेंट करती है कि उसके हिसाब से कितना किस सेक्टर में पैसा लगाना है। ठीक है, परंतु उसके कई कारण हो जाते हैं कि जितना पैसा रखा जाता है उतना पैसा, कई बार वो पैसा सरप्लस रहता है, तो गवर्नमेंट का जो विजन है, जो गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो उस कम पैसे में हो जाता है और बाकी पैसा लैप्स हो जाता है। और कई बार वो पैसा पूरा इस वजह से भी यूज नहीं हो पाता कि जो गवर्नमेंट ने करना था वो काम नहीं कर पाती। तो बजट एक एलोकेशन एस्टिमेट्स है, वो पूरा का पूरा खर्च होगा या उतना ही खर्च होगा, ज्यादा नहीं होगा, ये कहना तो मुश्किल है। परंतु इसके कारण कई है, लाल फीताशाही भी है, गवर्नमेंट की जो आपके जो ऑफिसर्स है उनकी एफिशिएंसी भी है, संबंधित विभाग की एफिशिएंसी भी है, जिसकी वजह से जिसका जो विभाग एफिशिएंट है उसका एलोकेशन जो जितना एलोकेट किया वो पूरा खर्च कर लेते हैं, जिसमें एफिशिएंसी की कमी है वो नहीं खर्च कर पाता। दीपकमल सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी से प्रवक्ता। स्वागत है आपका दीपकमल जी। दीपकमल जी, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर, जो उम्मीदें थी एक सहयोगी होने के नाते, क्या वैसा हुआ? जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें आपकी तरफ से सरकार में आने के साथ साथ की गई, क्या उस हिसाब से चीजें सामने आई इस बजट में? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए नासिर, एक तो बजट को समझने में काफ़ी समय लगता है, मैंने कोशिश भी की है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन और पूरा अगर मैं अच्छे से समझना चाहूँगा तो जो अच्छे पॉइंट्स जो अभी फिलहाल नजर आए तसल्ली से अगर हम इसको समझना चाहें तो, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी मैं देख रहा था कि विपक्ष के विधायक जैसे ही हॉल से बाहर निकले और एकदम से सबने एक सुर में जैसे पहले से सोच कर आए हों, हर साल जैसा बोलते हैं। ये तो आदत होती है ना कि हमें सरकार वालों को तारीफ करनी है और विपक्ष वालों को उसमें बुराई निकालनी है। मैं उसको ठीक नहीं मानता, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कोई भी बजट अच्छा ना पेश किया गया हो, लेकिन विपक्ष ने हमेशा उसकी आलोचना ही की है। अब जैसे मैं आपकी चर्चा में बीच में सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि उसका असर क्या आता है जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से। एजुकेशन का बजट नासिर आप मेरे सामने देखिए, जो अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, 18% बढ़ा हुआ है। पिछले साल था 15,629 करोड़ रुपए, इस बार 18,410 करोड़ रुपए है। और हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन का बजट घट गया, ये तो 18% ज्यादा है, 17.8%। तो ये कैसा विश्लेषण है जो कोई विपक्ष में है तो एकदम से ये कह देना कि एजुकेशन का बजट घटा दिया। एक बार उठाकर तो देख लीजिए बजट को तसल्ली से। इसलिए मैंने शुरुआत वहां में की कि मुझे तो वक्त लगेगा इसको अच्छे से समझने में, लेकिन विपक्ष के लोग अगर यूं एक अपनी प्रतिक्रिया देके और अब घर जाके आराम करना चाहते हो कि सैटरडे संडे है, अपने हल्के में चलते हैं या गांव चलते हैं, तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप झूठ फैलाइए। बजरंग जी, एक चीज में बजरंग दास गर्ग जी ने अगर कहा है तो उनको मैं कॉपी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 18% बढ़ा हुआ है, ये सरकारी दस्तावेज है। कैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन का बजट घटा हुआ है? और मैंने जितना पढ़ा है इसको, एजुकेशन वो सेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ है। और इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि इतना ही बजट में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले राजीव रंजन रॉय साहब कि उत्तर प्रदेश का हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश और हरियाणा जैसा प्रदेश, यानी अगर हम आबादी के लिहाज से देखें और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, और लगभग उतना ही बजट उत्तर प्रदेश का है शिक्षा के क्षेत्र में। केशव जी, आप किस तरह से देखते हैं जब हम बजट की बात करते हैं? आपने अभी एक जिक्र किया था कि क्या ये जमीन पर आ पाएगा, ये हकीकत में हो पाएगा, तो किस तरह से आप देखते हैं? आप तो टेक्निकल चीजों से आप रूबरू होते हैं रोज डेली, कि क्यों नहीं हो पाती हैं चीजें उसी तरह से इंप्लीमेंट? पिछले साल सरकारों की कोशिश रहती है, कहीं और दिक्कत आ जाती है? कई बार इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ग्राउंड के ऊपर बात करें वो इसलिए नहीं हो पाता है कि बहुत सारी अप्रूवल्स और बहुत सारे सैंक्शंस होते हैं एक किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अटके रह जाते हैं, और उस वजह से भी जो एलोकेशन होता है वो उसको सही से खर्चा नहीं जाता है। जैसे पंकज जी कह रहे थे, बजट जो है एक विजन दिखाता है कि जो लीडरशिप कहाँ पर एक चीज़ को देखना चाहती है। अगर हम उसे वो ग्राउंड पे अगर उतना खर्च नहीं हो पाया तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसका खाली एक ये रीज़न नहीं होता है कि सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार की मंशा नहीं होती तो सरकार इतना बजट लेकर के ही नहीं आती। अगर वो बजट आया है
बजरंग जी, एक संक्षेप में एक प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद हम लगातार चर्चा जारी रखें। दीप कमल जी ने कहा कि कमियां निकालना ही मकसद नहीं होना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए। तो उनका यह कहना है कि आपने पढ़ा नहीं है, बस आपने कमियां गिनाई हैं। नासिर जी, जो मैंने बात कही, मैं अपनी बात पे स्टैंड हूं। मैंने ये कहा कि सरकार ने इस बजट के अंदर किसी प्रकार की व्यापारी व उद्योगपतियों को रियायतें नहीं दी गई। एक तरफ सरकार कहती है हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। कहां से देंगे? भी वित्त मंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहे थे आपके सामने कि हम 5 लाख युवाओं को इसमें रोजगार देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेंगे। आप पहले तो जो हरियाणा से उद्योग पलायन कर चुके उनको तो आप रोक नहीं पाए हैं। लाखों लोग जो उद्योग के माध्यम से बेरोजगार हो चुके उसको आप रोजगार दे नहीं पाए हो। आप लोगों को सिर्फ गुमराह करने वाली बात कर रही है। ये बजट सिर्फ महंगाई को एक ब्रेक के लिए आप सर अगर 10 सेकंड में कुछ कहें, फिर हम ना ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे डिबेट को। जी हाँ नासिर जी, पूरा बजट सुना है। ठीक है सर। नासिर जी, आंकड़ा देखा है, मैं ये नहीं कि कोई मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, आप कह रहे हैं कि आपने पढ़कर ही सारी चीजें और देखकर ही आप बोल रहे हैं। जी आप कुछ जल्दी। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट के अंदर गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, 0 टैक्स बजट। ठीक है, मतलब कि रियायत देने का मतलब ये नहीं कोई रियायत प्रत्यक्ष दी जाए। राजीव रंजन रॉय साहब, उद्योग को लेकर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि यही विकास की नींव होती है। नहीं, देखिए नासिर जी, उद्योग इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो टैक्स इवेजन होता है, जीएसटी के साथ जो छेड़छाड़ ये करते हैं, इनकी बिलिंग में जो ढेर सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर सरकार इन सब चीज़ों को एड्रेस कर दे। ये बैठे हैं गुप्ता जी और गर्ग साहब बैठे हैं, इनको पता है कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो रिटर्न फाइल करते हैं ये किस प्रकार से धांधली होती है, और अगर सरकार इसको ठीक कर दे तो मैं बता रहा हूं कि ये आपका रेवेन्यू कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आ जाएगा। देखो नासिर, इसमें जैसे ब्रेक पर जैसे रॉय साहब जो कह रहे हैं, रॉय साहब जो कह रहे हैं ना, उससे जुड़ी बात मैं बता रहा हूँ। ये जो सुधार चाह रहे हैं वो सारे सुधार एक्साइज डिपार्टमेंट में एटलीस्ट हरियाणा में हो चुके हैं, और उसका असर ये है कि 9 महीने में ही 12 महीने का टारगेट पूरा हो गया। सर अब चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बजट को लेकर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और इस बजट को किस तरह से देखा जाए हरियाणा के लिए धीरे धीरे और भी विश्लेषण होगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी आपके साथ होंगी। सीएम मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार का एक बार फिर से बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है। दूसरा बजट कार्यकाल का ये पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रखी है। तो बजट को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही थी, बजट से बहुत उम्मीदें भी थी। अब जाहिर तौर पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो सीएम ने बजट पेश किया है और पिछली बार के मुकाबले हालांकि कोरोना को लेकर भी बातें थी कि कितना असर कोरोना का दिखेगा बजट पर, लेकिन पिछली बार से ज्यादा बजट और हर बार की तरह अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहेंगे, क्योंकि हर बार जो बजट का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से जो बजट पेश किया गया है उसका आंकड़ा आप जान लीजिए, 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। और सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी बजट को लेकर कर रहे हैं। कैचमेंट एरिया का पानी वो यमुना में से निकल करके और उन 2 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी चला जाता है, वहां भी पानी रुकेगा। उस कैचमेंट एरिया को हम सूरजकुंड पर भी रोक पाएंगे। पानी का बहाव फिर भी आगे जाने के लिए पर्याप्त होगा। उस पानी का उपयोग हम जो है अपने सिंचाई के लिए अथवा पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कर पाएंगे। तो ऐसी 2 साल की बड़ी योजना, इसमें ड्रिप इरिगेशन का मामला भी है, इसके ऊपर विशेष फोकस करते हुए हमने बजट भी इसका अलग से निर्धारित किया है। लंबी चलेगी, हम 2-3 मिनट ही लगेंगे। हेल्थ में भी हर एक जिला केंद्र पर जहां 100 बेड का अस्पताल है उसको एकदम 200 करेंगे। ऐसे 10 जिला केंद्र हैं जहां 100 बेड का हॉस्पिटल है, उनको अगले वर्ष में केवल 9 ऐसा है जहां अभी कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है, तो वहां 100 बेड का करेंगे पहले चरण में। बाकी जगह जहां जहां 100 है वहां 200 करेंगे। ये 10 जिला केंद्र है जहां पहले 100 है। नहीं, मगर 10 में पहली 200 है।
हाँ, बाकी पर 200 से ज़्यादा है। जैसे गुरुग्राम में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, रोहतक में 100 है। रोहतक में चूँकि मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी, ये इसी साल की योजना है, 100 से 200। फतेहाबाद का तो ज़मीन होकर के उसका हो भी चुका है। जहाँ का भी लोगों ने नहीं भी डिमांड किया तो भी हर जिला केंद्र पर नू को छोड़ करके बाकी जगह 200 करेंगे। फिर हमने वेलनेस सेंटर का, जो प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी उस समय हमारे 20 वेलनेस सेंटर मैंने बनाए थे। 1000 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बीमार ना हो उस ओर हमने आगे बढ़ना है। केवल हेल्थ सर्विसेज बढ़ाना ये उसका उपयोग नहीं है। बीमार ना हो ये उससे पहले क्या एक चरण है, फर्स्ट स्टेप यही है। तो उसके लिए अब गांव-गांव में जो योग का व्यायामशाला जो हमने बनाए हैं उनमें उसी स्थान पर एक वेलनेस सेंटर का भी प्रावधान करेंगे। आयुष्मान, इसके लिए मैंने 8 ऐसी श्रेणियां हैं। उसमें एक श्रेणी आप लोगों वाली भी है। आप लोगों की बार बार मांग आती है कि हमारा कह करके भी हुआ नहीं है। उसका एक सिस्टम बन गया है और उसमें आय आधारित ये सिस्टम बनेगा। 1,80,000 की आय को तो पूरे का पूरा 5 लाख का लाभ मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक की आय का वो अनुपातिक लाभ या तो देंगे, स्कीम बनाएंगे, या फिर उसमें कुछ प्रीमियम ऐड करेंगे और उसके कारण उसके साथ फिर 5 लाख की, क्योंकि ट्रस्ट मॉडल पर हमने शुरू करना है। ये केंद्र का जो पहले प्रावधान है, सहायता मिलती है, वो केवल जो SCCC डाटा में पहले से है उन्हीं का मिलता है। उसके अलावा बाकी हमने स्टेट की ओर से करना है और वो एक ट्रस्ट मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उसकी प्लानिंग बन जाएगी और जल्दी उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन इसमें 8 श्रेणियां और लाभान्वित हो जाएंगी। फिर नई शिक्षा नीति के बहुत से प्रावधान हैं, उनको 2030 तक लागू करने की बात कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा। हम उसको 2025 तक लागू कर देंगे, ऐसा हमने शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं निशंक जी, उनको मैंने कहा है कि उन्होंने हमारी प्लानिंग मांगी भी है कि कैसे प्लान कर रहे हैं। तो उसमें बहुत से प्रावधान जो आज बताए हैं कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल, इसका एक बड़ा एक क्षेत्र हम उसे लागू करने वाले हैं ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, अध्यापक भी अच्छे उसमें आए। उसमें गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देंगे और जो पे कर सकते हैं वो उसके हिसाब से उसकी योजना सब बनाएंगे। और इसी में जो आंगनवाड़ियां हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसमें 4000 प्ले वे स्कूल उसी में से बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स का जितना अच्छा उपयोग होना चाहिए उतना भी नहीं होता है। वहाँ का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा करके, ताकि आम परिवार भी या कामकाजी महिलाएं वो भी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ करके जा सकें। केवल इतना ही नहीं कि बच्चों को वहाँ मुफ्त में भोजन मिलना है, खाना मिलना है, दूध मिलना है, उसी के लालच में जाएं। इसके बजाय जिनकी आवश्यकता है, कामकाजी महिलाएं हैं, कमाती हैं, लेकिन उनको क्रच भी चाहिए, उनको प्ले वे स्कूल भी चाहिए, तो क्रच और प्ले वे स्कूल इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, प्रेस वार्ता उनकी ओर से की जा रही है। अब बजट पेश किए जाने के बाद एक खास पैनल हमारे साथ है और देखिए जाहिर तौर पर सरकार जो है तारीफ करेगी पंकज गुप्ता जी, और विपक्ष हर बार कोई भी पार्टी विपक्ष में हो बजट को लेकर खामियां गिनवाती है, लेकिन एक एक्सपर्ट के नाते आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा के बजट को? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया है ज्योति जी, बजट बड़ा बैलेंस्ड है। कोविड के बाद का पहला बजट है, इससे अच्छा बजट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को, अपने एलोकेशन को एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ाया है, जिससे रोजगार भी उत्पन्न होगा और प्रदेश का विकास भी होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, ये भी एक बजट की खासियत है जिसको हम लोग अभी तक हाईलाइट नहीं कर पाए हैं। तो बजट एक संतुलित बजट है। गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटा है, जो एक उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बढ़ेगा, वो भी कंट्रोल में रहा है। गवर्नमेंट का लोन भी कंट्रोल में, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए लोन लेती है वो भी कंट्रोल में रहा है। जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इतना ज़्यादा डिप नहीं लगा है। तो बेहतर प्रबंधन से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब परफॉर्म करने में सफल रही है और ये बजट एक उसकी वानगी भर है। ये अच्छा बजट है।
जी बजरंग दास जी को शायद आपत्ति की आपकी किसी बात से। बजरंग दास जी देखिए, शुरुआत से ही बजट नहीं आया था, उससे पहले ही नेता विपक्ष की ओर से कहा गया कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नकीक हैं, लेकिन पिछली बार से ज्यादा बजट है और लगभग हर एक सेक्टर को राहत दी गई है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? ज्योति जी, जैसे बताया जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं बताना चाहता हूं, बजट से पहले ही इस सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर 2% मार्केट फीस लगा दी। वो टैक्स नहीं है क्या? सरकार ने बजट से पहले ही छोटा छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा उद्योगपति, कोई नहीं छोटा, जी होटल वाला है, हॉस्पिटल वाला है, किराने वाला है, जूते, सभी के ऊपर नया व्यवसाय कर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेड टैक्स, वो लगा दिया। ये नए नए टैक्स लगाकर सरकार इंस्पेक्टरी राज को थोप रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। बजट का मतलब ये बजट में जो हो गया उसे आगे पीछे कुछ ही प्रकार की टैक्सों में बढ़ोतरी या नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। मगर सरकार क्या करती है, बजट से पहले भी, बजट पेश करने के बाद भी टैक्सों में बढ़ोतरी करती रहती है, नए नए टैक्स लगाती रहती है, जिसके कारण देश के अंदर बेहताशा लगातार महंगाई व बेरोजगारी आपके सामने बढ़ रही है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप ग्राम स्तर के ऊपर उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योग जो थे, जो 80% बंद हो चुके हैं, उनको चालू करने के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई, किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। और जो कृषि उपज, हरियाणा हमारा प्रदेश है जहां सारा कृषि से संबंधित प्रदेश है, जहां पर लगभग 50% मिले हरियाणा में बंद हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपने उन लोगों को रोजगार देने के लिए क्या किया? छोटे ग्राम स्तर के ऊपर छोटे उद्योग कैसे लेंगे? कोई योजना नहीं बनाई, कोई रियायतें नहीं दी। चलिए, अनुराग बख्शी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। बख्शी साहब, सुना अभी आपने बजरंग दास जी को, कुछ भी नहीं किया गया के सर, और किसी को राहत नहीं दी गई है। मुख्य तौर पर जो छोटे उद्योगपति हैं उनको लेकर सरकार ने कोई राहत का रास्ता नहीं खोला है, वो भी तब जबकि कोरोना का बहुत ज्यादा इफेक्ट इन लोगों पर पड़ा है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से हम कभी उम्मीद भी नहीं करते कि वो हमारे बजट की तारीफ करेंगे। अच्छे कामों की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब ये बार बार कहते हैं कि उद्योग जगत के लिए कुछ नहीं किया, उद्योग कैसे लगेंगे। मैं बजरंग जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आज पिछले, तो मैं जवाब ही दे रहा हूं बजरंग जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई यहां आना नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल में अब आप बोलने तो दीजिए, मैंने तो आपको बीच में रोका नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले एक साल में जबकि कोरोना की चुनौती से सब पूरा जगत जूझ रहा था, हरियाणा में 17,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और आप कह रहे हैं कोई नया उद्योग बनाना नहीं चाहता। विश्व की सबसे बड़ी लिथियम फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी 7,500 करोड़ का निवेश सोना में करने जा रही है। मारुति, बख्शी जी, यही आप ये बख्शी जी, ये बात तो पूरी करने दीजिए, आंकड़े पेश ना करो। आप ये बताइए, कोरोना के टाइम में व्यापार नहीं, आप कौन है? आप कोरोना के समय में व्यापारी का जितना भारी नुकसान हुआ, बंद दुकान, बंद फैक्ट्री का आपने बिजली के बिल ले लिए, हाउस टैक्स ले लिए, आपने सुविधा क्या दी है? व्यापारी तो नुकसान में आया है, उद्योगपति नुकसान में आए हैं। लाखों लोग, लाखों जो कर्मचारी थे हरियाणा से पलायन करके बिहार, यूपी चले गए। आप कहते हो उद्योग बढ़े हैं? कौन सा उद्योग बढ़ा है? अरे बजरंग जी, बजरंग जी, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा कि कोरोना में थोड़ा बहुत मतलब संकुचन हुआ है इकोनॉमी में, चले आएंगे आपके पास। गुरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। गुरदीप सिंह जी, दीप कमल जी आपके पास भी आएंगे, और मुख्य तौर पर डिप्टी सीएम के जो विभाग हैं, खासतौर पर बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो कि बड़ा वादा था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले गुरदीप सिंह जी, मुख्य तौर पर युवा किस तरह से इस बजट को देखें? क्या निवेश को लेकर, क्या रोजगार को लेकर कुछ किया गया है? अगर बारीकी से आप समझा पाए। जैसा कि मैंने बताया कि इस बजट में, या पहले हम सभी कह चुके हैं, थोड़ा बैलेंस बजट है।
हर पहलू को टच किया गया है। युवाओं के लिए भी तकरीबन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा गया कि 5 लाख तक की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, स्वरोजगार की बात भी हुई है। उसके बाद अगर एक और हम सेक्टर देखें तो स्पोर्ट्स सेक्टर्स भी जो सा है युवाओं के लिए है, जिसमें कि 7,731 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है, जो कि लास्ट ईयर 6,437 करोड़ था। ठीक है, और ये भी एक अच्छी बात है अगर होती है कि खेलो इंडिया की जो मेज़बानी है इस बारी हरियाणा को दी जाएगी। ठीक है, और युवाओं से ही जुड़ा ये है कि जो उनकी डेली की डाइट जो है 150 से जो 250 पर डे की कर दी गई है, ये भी अच्छे तौर से ही देखा जाएगा। बाकी एजुकेशन में भी देखें तो जो डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं वो भी युवाओं से जुड़ी है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर इन्हीं चीज़ों में थोड़ा एलोकेशन और बढ़ जाती तो और ज़्यादा चीज़ हो जाता। स्टूडेंट्स के लिए या वुमेंस के लिए कोई ट्रांसपोर्ट्स में कुछ फैसिलिटी और ज़्यादा हो जाती तो और अच्छा हो जाता जी, कुछ बेहतर हो सकता था। दीप कमल जी, अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार से भी और मुख्य तौर पर आपकी पार्टी का प्रमुख चुनावी वादा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक बार बढ़ाई भी गई, लेकिन उसके बाद कोरोना का असर रहा। क्या सर उतना किया गया बजट के जरिए जितनी उम्मीद थी? क्योंकि डिप्टी सीएम की ओर से इस बात के संकेत दिए गए थे कि बजट में कुछ हो सकता है। देखिए ज्योति, अब से करीब 1.5 महीना पहले मुख्यमंत्री जी से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पिछला साल प्रतिकूल परिस्थितियों वाला रहा है, और ये हम सभी जानते हैं कि काफ़ी प्रेशर आया है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हुए हैं पिछले साल में जो कि आम तौर पर नहीं होते थे, और काम धंधे बंद थे, सरकारी कार्यालय बंद थे, सारी चीज़ें एक बार रुक गई थी देश में। उसके बावजूद 250 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई है, मुझे लगता है बहुत हिम्मत का काम किया है राज्य सरकार ने। जिस तरीके से 2 साल में ही 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, और ये रिकॉर्ड की बात है कि 2005 से लेकर 2014 तक 9 साल में जो कांग्रेस पार्टी का राज था उसमें टोटल में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। 500 रुपये की, लेकिन सर वादा 5100 रुपये किए जाने का था, पहली कलम के साथ किए जाने का था। हालांकि पहली कलम के साथ बिल्कुल नहीं था। आप लोग गठबंधन में आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उस दिशा में बढ़ रखी है, लेकिन क्या ये काफी है जितनी उम्मीदें बुजुर्गों को रखी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका की समाज का? देखिए पहली बात तो पहली कलम से ऐसा कोई वादा नहीं था। ये था कि जेजेपी की सरकार बनने पर हम 5100 रुपये पेंशन देंगे, और जेजेपी की सरकार नहीं बनी है, एक अलायंस की सरकार बनी है। उसमें दोनों दलों का मिला जुला प्रयास होगा। जो बीजेपी ने प्रस्तावित किया था कि महंगाई दर के साथ हम पेंशन को बढ़ोतरी के लिए जोड़ देंगे, उसके हिसाब से पिछले साल 160 रुपये बनता था, इस साल भी कुछ 165 रुपये के आसपास बनता था। अगर पिछले साल भी 250 रुपये बढ़े हैं और इस बार भी 250 रुपये बढ़े हैं तो उसमें जेजेपी का ही योगदान है। जैसे अभी बजरंग दास गर्ग जी अपने मन मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि एजुकेशन का बजट घटा दिया पिछले साल के मुकाबले, जो कि 18% बढ़ा है। अब ये कह रहे हैं कि 80% जो हैं वो छोटे रोजगार बंद हो गए हैं। अब ये कहाँ का आंकड़ा है इनके पास? क्या घर में बैठे कुछ भी बोलते रहेंगे? कल आज 80 कह रहे, कल 100% कह देंगे कि सारे छोटे रोजगार बंद हो गए। अब मेरे पास जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से तो पिछले 1 साल में 4200 तो स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं हरियाणा में, और जो हम 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहे हैं वो असल में साल खत्म होते होते 24,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है हरियाणा में रोजगार में पिछले 1 साल में। ये इस सरकार के कार्यकाल का है, यानी कि अक्टूबर 2019 से लेके अभी तक का, इसमें 3200 लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो बाकी सारी चीजें, एक एक चीजें अगर आप बजरंग दास गर्ग जी ने एक बार भी ये किताब खोलकर देखी होती तो मेरे ख्याल से उनको दिलचस्पी है नहीं इस चीज में। वो ठीक है, उनकी पार्टी की एक लाइन है कि आपको बुराई ही बुराई बतानी है। अब बीच में कह रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। पहली बार पूरे देश में एमएसएमई का डायरेक्टरेट बना है, निदेशालय बने हैं विशेष तौर पर एमएसएमई के लिए, छोटे और मध्यम जो उद्योग है उनके लिए। हकीकत होती है वो बात करता हूँ। हकीकत तो कहीं है ही नहीं बजरंग दास गर्ग जी। आप बताइए ना फिर एक बार 80% जो रोजगार आपने कहा कि छोटे कारखाने बंद हो गए हैं, वो कहाँ कहाँ खड़ा है बताइए एक बार। नहीं कमल जी, फिर आप बता दीजिए। नहीं आपने, मैंने तो नहीं कहा कि कितने प्रतिशत बंद हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4200 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, 24,000 करोड़ का निवेश हुआ है, 32,000 लोगों को रोजगार मिला है। लाखों इसका सोर्स चाहिए हो तो बताए, मैं बताता हूँ आपको। आप अपने 80% का सोर्स तो बताइए। मैं कहता हूँ 2 रुपया पूंजी निवेश नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। आप बता नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप मन मर्जी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के पास फ्रस्ट्रेशन, वहम और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप फ्रस्ट्रेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाते हैं। 32 के अलावा आपके पास कोई विधायक नहीं आता आपके पास। ये फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए बजरंग दास गर्ग जी। बजरंग दास जी अपनी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन बजट के डिस्कशन में मत दिखाइए। बताइए 2% आपने 80% कहा कि छोटे कारखाने बंद हो गए। एक बार बताइए ना कहाँ पे बंद हुए। बात छोड़ो। आपने कहा कि शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, 18% बढ़ा रखा है।
2% 18% बढ़ा रखा है शिक्षा का बजट। सब्जी और फल पर सब्जी और फल पे 2% मार्केट फीस नहीं आपने लगाकर गरीब के मुंह का निवारण नहीं सुना आपने। तो आपके हिसाब से कोई नहीं, आपके हिसाब से कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए, कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से। बात कर रहे हो बड़ी एक बार बताइए तो आपके हिसाब से कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। बजट से पहले 2% मिल गया आपने की। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए डिबेट में, आप बोले जा रहे हैं। मार्केट थी नहीं, हमने खत्म की थी। हमने सब्जी फल पे मार्केट फीस अगर खत्म होगी तो मार्केट डेवलप होनी भी बंद हो जाएंगी। तो हमने मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा फिर? आपने नहीं 1% मार्केट फीस में भी इतनी दिक्कत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो तो आखिरकार किसान पर ही चले जाते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फौरन लौटेंगे। बजट को लेकर चर्चा जारी रखेंगे। तो चर्चा हम कर रखेंगे बजट को लेकर और एक खास पैनल हमारे साथ है। अलग अलग तरह की जिस तरह से भी बजट को देखा जा रहा है, सरकार, विपक्ष और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं। रजत जी, किसानों को लेकर आप लोग बहुत बातें कर रखे हैं। अभय चौटाला की ओर से विधायक पद से इस्तीफा भी दिया गया है। सर, इस बार जो बजट से लगा है या कह लें कि जो बोला गया है और जो आंकड़ों के जरिए पेश किया गया है, पिछली बार से ज्यादा बजट है और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हम प्रयास करेंगे, ये भी कहा गया है। देखिए ज्योति जी, मोटा मोटा तौर पर, ज़्यादा डिटेल में तो बाद में चर्चा करेंगे इस पे। मोटे मोटे तौर पर इस बजट को ये आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। इससे आम जनता की जेब में क्या बचेगा, आम जनता को क्या राहत मिलेगी और किसान की सच में जो आय दुगनी है वो इससे हो पाएगी या नहीं, ये तो बजट, पिछले बजट भी हम देखते रहे हैं और इस बजट में भी जो मोटे मोटे तौर पर मैं इसमें देखा गया है, जो सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बहुत कम है। तो जो आपकी जो टोटल रेवेन्यू करेक्शन है उसके अगर आप देखें तो पहली सरकार पे 2 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो कर्ज है। 34,000 करोड़ का कर्ज आप और लेने जा रहे हैं। 20,000 का तो शायद ये ले ही चुके हैं पिछले कोरोना काल के अंदर। तो अगर उस सरकार का दावा है कि हम ज्यादा ले सकते थे, उसके बावजूद कम लिया गया है कोरोना के होते हुए। ये मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। जो 34,000 करोड़ का या ये जो आप ये और कर्ज जो आपने लिया है और जो 2 लाख करोड़ का पहले से, वो कर्ज जो है वो सरकार आम जनता से ही तो वसूलेगी, चाहे वो कहीं ना कहीं टैक्सेस में। अभी आप कह रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है, जो मौजूदा टैक्स है, टैक्सेस के ज़रिए, जो फीस के ज़रिए, चाहे वो रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी है या अदर और जो सरकार के ज़रिए हैं जिस पे भी सरकार की जो कमाई जिनसे होती है वो जाता आम जनता की जेब से ही है। तो अगर इसको आप इस तरीके से देखें कि आम जनता को इसमें राहत क्या मिली है, मुद्दे की बात ये है कि मुद्दे की सरकार ये बताए कि इसमें आम जनता की कहाँ बचत आएगी। उसके बाद मैं ये आपका ध्यान इस पे लाना चाहूँगा कि जो कैपेक्स है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, आप ये देखिए कि जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपने डीए रोक लिया, डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ जो होता है, डीए और इनका जो डीआर होता है, ये जनवरी 2020, जुलाई 2020, फिर जनवरी 2021 और जुलाई 2021 ये सैलरी का लगभग 4% होता है। तो महंगाई जैसे तेल के दाम है और गैस के दाम है, तो जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ता आपने उनको नहीं दिया। और आपने क्या किया, जो आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, वो जो सैलरी पे आपने जो खर्चा है वो नील किया है। यानी जो आपने जितना भी जो चुकाया है, जो आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, वो आपने अपने एरियर्स क्लियर करने में खर्च किया है। तो उनका जो आपने बाकी जो पेमेंट्स हैं वो रोक लिए हैं सरकार ने, ताकि वो 31 या जो 20 मार्च का मुझे लगता है उसके बाद नए फाइनेंशियल ईयर में वो आप जो खर्चा करना शुरू करेंगे, वो आपने जो खर्चे हैं वो सरकार ने रोक लिए हैं, ताकि वो आप बजट में एक फिगर्स अच्छी प्रस्तुत कर सकें। यहाँ 2-3 बातों का मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा किसान की आय दुगनी। मैं चाहूंगा खासकर कि वो एमएसपी पे चुप रहते हैं, मिनिमम आप सपोर्ट प्राइस देना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद आप, मुझे आज तक तो हुई नहीं है, लागत तो जरूर दुगनी से तिगनी हो गई है। सर, हरियाणा सरकार का ये दावा है सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा खरीदता है और ये फैक्चुअल भी है बहुत सारी फसलों को लेकर। देखिए ये अगर हरियाणा के अंदर आप ये देखिए किसान के ऊपर कर्ज क्या है। अगर खट्टर जी को ये नहीं पता होगा कि 1 घंटे में ट्रैक्टर कितने, उसकी एवरेज नहीं होती, वो 1 घंटे में कितने लीटर की खपत करता है। अगर आपको लगता है कि 90 रुपए लीटर क्या है तेल का जो दाम है,
और जो सारा दिन किसान अपनी सारा काम ट्रैक्टर से करता है, जो कुछ सामान लेने ढोने भी जाएगा या उतारने भी जाएगा। सभी स्टेट्स में है, बाकी सभी राज्यों में स्थिति है, तुलनात्मक रूप से हरियाणा में बेहतर स्थिति। हरियाणा के अंदर आपने पिछली बार भी देखा होगा, एमएसपी के लिए एमएसपी नहीं मिलती है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। एमएसपी कहीं नहीं मिलती है, बहुत चीजों में काटा जाता है, कहीं नमी के नाम पर काटा जाता है, कहीं उसका जो तोल है वो अधिक किया जाता है, कहीं बारदाना का घोटाला आता है। ये आपको लगता है कि एमएसपी निर्धारित की जाती है? एक नहीं, खट्टर जी ने एक मूंग और मूंगफली की, इसका मैं जरूर बात करना चाहूंगा। नाथूश्री चोपटा है, ये इलाहाबाद में मंडी है, मूंग और मूंगफली का खासकर अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे थे मूंग और मूंगफली, जो पहले से मूंग और मूंगफली आपने उस मंडी में खरीदी, नेफेड ने खरीद की, और आप उसको 10 दिन बाद कहते हैं कि आप किसानों को वापस ले जाने को बोल देते हैं, तो आप ऐसे या तो दावे ना कीजिए, और आप किसको पता कि वो आपने वैसे जिस क्वालिटी की उन्होंने दी थी उसे घटिया क्वालिटी की किसान को दे दी, वो कोर्ट चल रहा है केस के अंदर। 4 बातों का यहाँ पे जिक्र हुआ। सर राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं पैनल पर। राजीव रंजन जी, हालांकि बजट को बहुत विस्तार से पढ़े जाने की जरूरत है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो चीजें हम देख रहे हैं कि बजट बढ़ाया गया है, और जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया है। कोशिश ये है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को कम से कम कोई दबाव किसी तरह का ना हो, राहत दी जाए अगर सरकार दे सके। देखिए ज्योति जी, प्रत्येक साल बजट आता है, बजट में देखिए माइक्रो जो इश्यूज होते हैं, माइक्रो इश्यूज पे पॉलिटिकल पार्टीज उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर उनका इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे वो कहते हैं कोई टैक्स नहीं लगाया, लोगों को रिलीफ मिला। मेरा मानना है कि सरकार को बिल्कुल हमेशा टैक्स लगाना चाहिए। जो लोग टैक्स दे सकते हैं, दे मस्ट बी मेड टू पे द टैक्स। जो नहीं दे सकते हैं उनसे बिल्कुल टैक्स नहीं लेनी चाहिए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर हरियाणा के लोगों को टैक्स देने की अगर उनमें क्षमता है तो टैक्स लगनी चाहिए। ये नहीं लगा रही सरकार, ये सरकार की डिसीजन है, विच वी शुड अप्रिशिएट। दूसरी बात यह है कि माइक्रो लेवल की जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप डेट की बात करते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स जितना हरियाणा का है वो भी परफेक्टली ऑल राइट है। उसके एक नॉर्म्स हैं, उसका एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस होता है, उसमें हरियाणा को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी प्रॉब्लम नहीं है। 20 साल पहले भी हरियाणा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब ये रजत जी की सरकार थी, पिछली सरकार, उसमें हरियाणा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। उसके बाद से कर्ज बढ़ता गया और ये कर्ज बढ़ता रहेगा। आप अगर यह सोचते हैं तो कर्ज नहीं बढ़ेगा, तो ये हमारी आपके कर्ज बढ़ता चाहिए, और ये कर्ज का बढ़ते रहना ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप उस पैसे को लेकर के आप सही जगह खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है। कल रजत जी की सरकार बनेगी, वहां भी कर्ज बढ़ेगा, इनकी भी सरकार बनेगी, कर्ज बढ़ेगा। आप कोई एक मैकेनिज्म बना दीजिए, वो जहां की कर्ज नहीं बढ़ रहा हो तो वो फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बजट की, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, वो है एक एसेट्स मोनेटाइजेशन की। जब वी सेफ्ट रिकवरी की बात करते हैं तो वहाँ एसेट्स मोनेटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एसेट्स मोनेटाइजेशन अगर हरियाणा में 2 साल 3 साल जबरदस्त तरीके से हो तो मैं बता देता हूं, आपका कॉफर फ्लड कर जाएगा रेवेन्यू से, आप पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां है, आपको सिर्फ वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। और इन्होंने जो FTM जो बनाया है, MTF जो इन्होंने बनाया है, मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, गुप्ता जी भी इस पे कुछ कहना चाहेंगे, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आप देखिए कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप वो कितना लोगों की लाइफ में क्वालिटी चेंज आएगा। आप चाहे वो हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें। अब रही क्या, लोगों की इनकम कैसे बढ़ेंगे? लोगों की इनकम, देखिए पैसे देने से इनकम नहीं बढ़ता है, पैसे देने से अगर इनकम बढ़ने लगे तब तो आज की तारीख में फिर तो अमेरिका में गरीबी नहीं होनी चाहिए, उनके पास इतना पैसा है। ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं, जापान में गरीबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे भी बड़ी इकोनॉमी है, उनकी फॉरेन रिजर्व इतनी है जितनी हमारी इकोनॉमी की साइज नहीं है। आपकी जो लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग तभी बढ़ेगा जब आप उनको फैसिलिटीज देंगे, उनका जो ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करेगा। वो 2 ही तरीके से इंप्रूव करेगा, आपको एजुकेशन देना पड़ेगा और आपको स्वास्थ्य की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और तब वो मेहनत करेगा, अर्न करेगा, उनका ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। अगर आप यह चाहते हैं लोगों को घर पे बैठा करके हम उनको खाना दें, ये सबसे ईज ऑफ लिविंग ऐसे नहीं बढ़ता है, ये तो बड़ा डिजास्टर्स अप्रोच है। तो मिला जुला करके मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बजट है उस दिशा में एक ये ठोस प्रयास है, और कोई भी सरकार रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, और इस प्रकार से काम कर रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हम ऐना का भी काम कर सकते हैं। जी दीप कंवल जी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर आपसे बात कर रखे थे, किसानों को लेकर अगर बात करें, किसान काफी नाराज थे सर, आपकी पार्टी से चूंकि उम्मीदें ज्यादा थी तो आपकी पार्टी से बहुत नाराज हैं।
ऐसे में 6110 करोड़ का जो बजट दिया गया कि क्या आपको लगता है कि जो लोग आंदोलन कर रखे हैं, जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, उनमें किसी तरह की गुडविल पैदा हो पाएगी सरकार के लिए? देखिए, जो खेती के क्षेत्र के लिए कृषि और किसान कल्याण जो विभाग है और साथ में बागवानी भी है, उसके लिए जो बजट है वो तो अलग अलग योजनाओं में इस्तेमाल होकर किसानों तक धीरे धीरे पहुंचेगा ही। लेकिन जैसे बीच में पंजेटा जी कह रहे थे कि एमएसपी मिलता नहीं है, अलग अलग तरीके से किसानों से एमएसपी छीन लिया जाता है। अब ये कैसे, कौन सी बात को सही माने? जब नए कृषि कानून आते हैं और निजी क्षेत्र की मंडियाँ आती हैं तो फिर हम डिबेट में ये सुनते हैं कि हरियाणा और पंजाब भी वो राज्य हैं जहाँ पर एमएसपी मिलता है, इन्हीं किसानों को नुकसान होने वाला है, ऐसा लोगों को समझाया जाता है, ऐसा लोगों तक बात कही जाती है विपक्ष के द्वारा। अब अगर कोई और दूसरा काम हो रहा है तो फिर कह रहे हैं कि एमएसपी मिलता ही नहीं है। ये चीज़ें अब जैसे बीच में आपने इसको फिस्कल डेफिसिट की और जो कर्जा बढ़ रहा है हरियाणा सरकार का, उसकी बात की, राजीव रंजन राय जी ने सही बताया। अब कर्जे का काम क्या है? कर्जे का काम ये है कि जो काम हम अगले 10 साल में 15 साल में करने में सक्षम होंगे, उस काम को हम अभी कर लें। हम अभी अच्छी सड़कें बना लें, अब हम अभी मेडिकल कॉलेज और नए संस्थान खोल लें, अभी हम गाँवों में जो है सीवरेज लाइन पहुंचा दें, महाग्राम योजना के तहत वहाँ पर एसटीपी लगा दें जो सीवरेज की ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पर और अलग अलग तरीके की बायोगैस प्लांट लग रहे हैं। ये काम जो हमारे पास करने के लिए अभी पैसा नहीं है, वो काम हम कर्ज लेकर, जो क्योंकि पूरा देश ही डेवलपिंग नेशन है, हम विकसित हो रहे देश हैं, तो विकसित होने की जो रफ्तार है हम उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। और ये एक अच्छा पैरामीटर है। कोई राज्य अगर कर्ज ले रहा है यानी कि वहां पर काम हो रहा है, उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, उसके बावजूद जो डेब्ट लायबिलिटी है उसमें बढ़ने की जो दर है, ग्रोथ रेट, वो पिछले 6 साल की मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं ज्योति। 17%, 19%, 17%, 15%, 21% और इस बार की है 9%। इस बार जो डेब्ट लायबिलिटी बढ़ने की दर है वो पिछले 7 साल में 2014 से लेकर 2021 तक की सबसे कम है। 17, 19, 16, 15, 21 होती थी, इस बार 9 है, आधी रह गई है वो। ये उसकी रफ्तार है जिसको लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है। और फिस्कल डेफिसिट, उसके लिए साफ साफ है, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसके जो पैरामीटर्स है कि आपका जीएसडीपी कितना है, आपका स्टेट का बजट कितने हैं, उसके हिसाब से उसका इतने % तक आप जो है वो डेफिसिट में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा उस पैरामीटर के अंदर है। कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर नेता विपक्ष बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार की आदत हो गई है कि ऋण लें और घी पिए, लेकिन अभी पूरा पैनल की मानता है पंजेटा जी के अलावा कि अगर ऋण लिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है, तो विकास की रफ्तार तेज हो रही है, विकास सरकार करना चाहती है। बजरंग जी, बजरंग दास जी, सर आपसे सवाल है। ज्योति जी आवाज नहीं आ रही। देखिए आवाज ज्योति जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर कर्ज को लेकर चर्चा, जी कर्ज को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं कि सरकार अगर विकास करेगी तो जाहिर तौर पर कर्ज भी लेगी, और कांग्रेस बार बार ये घेरती है इस बात को लेकर कि हम जब सरकार से गए थे तो इतना कर्ज हम छोड़कर गए थे, अब करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज हो गया कि हरियाणा पर। ज्योति जी ये देखिए 50 साल के अंदर 2014 तक तो प्रदेश पर कर 17,00,000 करोड़ का, और 6 साल के अंदर बिजली कंपनी वाला भूल जाते हैं, 28,000 भूल जाते हैं, अपना लिया हुआ कर्जा भी स्वीकार करते हैं, कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा ये कमल भाई कह रहे हैं, आप बताइए बिजली कंपनियों का उदय स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने अपने ऊपर लिया कि नहीं लिया? नहीं, 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख नहीं होगा। ये गलत आंकड़े ज्योति जी, गलत आंकड़े। दूसरी बात ये कहते हैं भाई तरक्की कर रहा है हरियाणा, अरे आप आंकड़े देख लो, देश के आंकड़े ही बता रहे हैं कि आप 70,000 करोड़ का जो मूल कर्जा और उसके ऊपर बिजली कंपनियों को जो छुपा कर रखा हुआ था, वहां पर ब्याज पड़ रहा था 8%, राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले लिया तो रह गया 4%, 1,000 करोड़ रुपए का सालाना फायदा हो गया सरकार को। भाई बोलते हैं एमएसपी पर अनाज खरीद की बात बोल रहे हैं। ज्योति जी एक बार आपकी सरकार की जो गलत नीतियां थी, बिजली कंपनियों को जो भट्ठा बैठाने वाली नीतियां थी, उसको सुधारा है। मेरी बात का नहीं बजरंग जी, देखिए सर इतना तो मानिए आप, ज्योति 1,000 करोड़ रुपए का जो बकाया था सर, 1,000 करोड़ रुपए, वो हर एक चर्चा में ये बात निकल कर आती है सर, ये मानेंगे आप?
ज्योति जी, मैं बजरंग आपकी दास बात गर्ग जी मान तो रहा कुछ नहीं हूं। मानेंगे, वो तो तय जितना करके आए हैं कि हमें तो आलोचना करनी है, आधारहीन बातें करके कुछ भी कहना है, ये कोई बात नहीं। 6 साल के अंदर 6 साल के अंदर पहले से ज्यादा 6 साल में 50 साल में जो कर्ज लिया उससे कई गुना ज्यादा फिर उन्हें कर्ज ले लिया। और जहां तो बजट कितने गुना बढ़ गया, आप जो छोड़ के गए थे उससे कितने गुना बजट बढ़ गया, ये भी तो जहां देख पे लीजिएगा। बाजरा है 2150 रो बाबू जी कमल, आप बताओ तो कमल जी मेरी आप बात तो कितना सुनो बजट छोड़ के प्लीज, गए मैं थे क्या बोलना और आज चाहता हूं, एक जो आपकी 1,55,000 जवाब करोड़ दे का रहा बजट है हूं। उसमें कितना अंतर है, वो भी तो बताइए एक बार। मैं बजट की मैं सारी एक के एक समझो, मैं कह रहा हूँ कर्जा लिए जाओ, फजूल खर्ची करे जाओ। कौन सी फिजूल खर्ची हो गई, आप बताइए। पिछले 1.25 साल में फिजूल खर्ची बताइए कौन सी हुई है? क्या कोरोना में लोगों को मदद पहुंचाना, मनरेगा के तहत उनको रोजगार देना, ये फिजूल खर्ची है? शिक्षा की बात करते हो, कौन सी फिजूल खर्ची हो गई है? फिजूल आपने खर्ची तो कहा दिया वो लोन हो रहा था जो कोरोना बिजली के टाइम कंपनियों पर था। आपने पंकज गुप्ता जी, आप कोरोना इस चीज के को टाइम समझ में सकते 2 रुपए भी हैं, आपने ये नहीं समझेंगे, 2 बजरंग दास रुपए गर्ग जी भी नहीं समझेंगे। कोरोना जब के बिजली समय कंपनियों पर में 28,000 करोड़ कोरोना रुपए के का जो समय में कर्ज था कमल उस जी, पर 2 दोगुना ब्याज लग रहा आपने था। जब राज्य किसी सरकार को ने अपने दिए, ऊपर ले लिया तो कोरोना के आधा रह गया, समय 4% रह गया। आपने 1,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो गई हरियाणा से। बिजली के बिल ये ले लिए, सूझबूझ कैप्टन अभिमन्यु जी ने दिखाई ले थी। लिया। आपकी सरकार जाने के बाद ये हुआ है, सवाल कर रहे हो आप। आपने सिर्फ आंकड़ों का खेल करने के सिवाय जनता पर, आप तो आंकड़े भी झूठे बता रहे हैं, हम आंकड़े कम से कम सच्चे तो बता रहे हैं। जनता को आप तो बर्बाद आंकड़े भी करने के बजरंग सिवाय दास जी झूठे बता रहे हो। मैं नहीं, मैं तो बता आपके रहा पास हूं, कोई आंकड़ा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो आप बोल रहे हैं बाजरा है, जो सारे आंकड़े हैं, एक चीज आप बोलते हो एमएसपी पर अनाज खरीद रहे हैं, बाजरा की एमएसपी आपकी 2150 रुपए है। 1200 रुपए में जितना बाजरा चाहिए मंडियों में रुक रहा है, आज बढ़वा देता हूं, जितना जो आज ले लो मेरे से 1200 बाजरा। क्या बात करते हो? आपने जहां सरसों की एमएसपी पहले 4425 होती, आपने 3500 रुपए लेने के किसानों को लूटने का काम किया। एमएसपी कभी घटी है क्या देश में? आप क्या कर रहे हो? एमएसपी कहां से घट गई, किस फसल की एमएसपी घट गई, क्या बात कह रहे हो आप? घटी नहीं ये है, तो आधारहीन बात हो गई, है। आप कुछ भी कहे जा रहे हो। कौन सी मैं फसल की बता रहा हूं, एमएसपी घट घटी गई नहीं है? है। आपने हर फसल की एमएसपी बढ़ रही है, आपने फसलों की किसान संख्या की बढ़ रही है, फसल पूरे देश में औने ऐतिहासिक पौने है। दामों में खरीद कर, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अरे आप सुन आपके व्यापारी साथी सुन रहे होंगे बजरंग दास गर्ग जी, कहेंगे क्या झूठ बोल रहे हो आप राजनीतिक व्यक्ति आपने बनकर। किसान की फसल, मैं फसाहती नहीं, आपने किसानों की फसल औने पौने दामों में खरीद कर कोई औना पौना नहीं सरकारी होता। एजेंसियों में आपके चेतों ने करोड़ों रुपए चलिए, कमा के अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग जी। ये बताना चाहता हूँ 1200 में बाजरा आज भी अनुराग बख्शी जी, देखिए बजरंग जी, एक वैसे अभी भाई साहब बजरंग जी तो एक एजेंडा लेके आए हैं कि उन्होंने बस बजट के बारे में एक तय लाइन पे आए हैं, पार्टी की लाइन पे उन्होंने बोलना है। इनको याद दिलाइए, ये कह रहे हैं कि बाजरे की एमएसपी और सरसों की एमएसपी किसानों को ये फसल खराब होने पर 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक देते थे। हमारी सरकार ने 12,000 रुपए एकड़ का मुआवजा दिया है, 6,500 करोड़ का मुआवजा फसलों को दिया है। अरे 2 रुपए 5 रुपए के चेक देते थे कांग्रेस की सरकार मुआवजे के लिए, हमारी सरकार 12,000 रुपए एकड़ का मुआवजा दे रही है। और बात करते हो आप एमएसपी, अरे आप एमएसपी के बताइए। सरकार तो अनुराग जी अरे एमएसपी सुन लो, अरे सुनते हो आप, 50 हो 1200 रुपए में आज किसान का बाजार रुक रहा मंडियों में, कोई ले लो। एमएसपी कहा आप खरीदते नहीं हो एमएसपी में, आप तो आपके चेते अरे सरकार ने 6,75,000 टन बाजरा खरीदा एमएसपी के ऊपर। देखिए हर बार पिछले साल के मुकाबले लगभग एमएसपी से कम कैसे कोई खरीद लेगा? सबसे बड़ा बजट सर ये किसान का नहीं गुरदीप सिंह जी 13% पिछली बार से ज्यादा ही बजट है। किसानों से होने बड़ी बात फिर आपने गुरदीप सिंह जी देखिए बड़ी बात ये सर कि क्या सरकार जो पिछला बजट है उस पर कोई संतोषजनक जवाब दे पाती है, कोई भी सियासी दल को उसमें कि देखिए पिछला ये प्रस्तावित बजट था, अनुमानित बजट था और हमने इतना खर्च किया और पिछले साल का क्या कुछ स्टेटस रहा और इससे उम्मीदें क्या कुछ की जाए। हाँ जी,
मैडम देखिए, हम बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं सभी को कवर करते हुए जो बात रजत जी ने कही, राजीव रंजन जी ने कही और दीपक कमल जी ने कही, कुछ बातें सही हैं और कुछ जिनके विरोध में भी कुछ बोलना चाहूँगा। मेरा जोड़ा बोलना होगा सिर्फ बजट को लेकर ही होगा। पहले मैं कई चीज़ें जो दर्शकों को आम समझ नहीं आती, मैं पहले उन चीज़ों को क्लियर कर दूं कि हम जो अपनी शब्दावली में यूज़ करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, आउटस्टैंडिंग डेट्स वगैरह, जो दीप कमल जी ने बात कही कि भाई जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हमारे को लोन और बोरिंग चाहिए होती है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। अगर आप पिछले बजट के हिसाब से देखें 1,42,00,000 का बजट था लास्ट ईयर, इस बारी जो हमारा 1,55,00,000 का बजट है। इससे पहले रजत जीत ने कहा कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बाइफर्केशन में जो उन्होंने फिगर दी, मेरे पास कुछ दूसरी फिगर है। अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 25% का प्रावधान किया गया इस बारी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 116 करोड़ का, मतलब 75% का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे हो रहा हो तो हम कहते हैं कि स्टेट में एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टेट को बेनिफिट देगा। इस बारी का जो इसमें अगर जो मेरे पास डाटा है उसमें 25% का प्रावधान है कैपिटल एसेट का, पिछली वाली मेरे पास अभी फिगर नहीं है। और रेवेन्यू के लिए जो है वो 116% है। रेवेन्यू में जो हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं वो बेसिकली कंज्यूम हो जाता है, जैसे सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, इंटरेस्ट दे दिए और इस टाइप के खर्चे। फिस्कल डेफिसिट जो हम कहते हैं उसको ये होता है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है टोटल रिसीट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जिसको गैप को हम कवर करते हैं लोन से। लोन हमारा इंक्रीज हो रहा हो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका ग्रोथ फैक्टर जैसा कि दीप कमल जी ने कहा था कि उसके प्रोपोर्शनल जो ग्रोथ है, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ बोरिंग वो इतनी ना बढ़ जाए कि जो हमारे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स, ये एक्चुअल डाटा आने के बाद या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या ज़्यादा प्रावधान किया है उसको देखने के बाद ही इसको मैं समझा सकूंगा। लेकिन ओवरऑल पिछले के हिसाब से जो हमारा 17 या 142 करोड़ से 156 करोड़ का बजट किया है, ये नेचुरली थोड़ा इंक्रीज है इसमें और फैक्टर्स काफ़ी टच किए गए हैं। बाकी बजट है, प्लस माइनस चीज़ें रहती हैं, हम तो एज अ प्रोफेशनल यही बोलेंगे जी। तो प्लस माइनस चीजें रहती है, कुछ अच्छा भी है और कुछ वो है जो कि बेहतर हो सकता था। रजत जी, देखिए किसानों की हमने बात की और बिजली को लेकर अगर बात की जाए, बिजली और अन्य के लिए, अन्य इसलिए क्योंकि बिजली विभाग के लिए 7,089 करोड़ का बजट है जो कि हम देख पा रखे हैं। अक्षय ऊर्जा के लिए 270 करोड़ का बजट है सर, और 5,000 से ज्यादा गाँव वो है हरियाणा में जो कि सरकार का दावा है जहाँ 24 घंटे बिजली दी जा रही है सर। तो इससे तो देखिए जाहिर तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनका भी फायदा है, जो किसान हैं उनका भी बहुत फायदा है। तारीफ करेंगे सरकार के। देखिए बिजली वाले मुद्दे से पहले मैं 2-3 और बिंदु जो यहाँ चर्चा हुई है उन पे आना चाहूँगा। मैंने इनको कोई ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दी, सारे पैनल में बैठे हुए हैं क्योंकि पूरी के पूरे जो आंकड़े हैं मेरे पास भी नहीं आए हैं अभी। दूसरा, यहाँ कर्ज की बात हो रही थी, पहले मैं उस मुद्दे पे आना चाहूँगा। अगर सरकार को सैलरी देने के लिए और उस कर्ज का जो पहले से लिया कर्ज है उसका ब्याज देने के लिए और कर्ज लेना पड़े, वो कहाँ तक सही है वो मेरी समझ से पार है। यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो इस बात को बेहतर बताएंगे क्योंकि वो मेरे को समझ से पार है मेरी। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो कोई बेरोजगार है उसको घर बैठे नहीं देना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं एक सिर्फ मोटी मोटी बात ये कहूँगा, सरकार को भी जनता पे सारा टैक्स वसूल करके जनता पे ही डिपेंडेंट हो जाना वो भी गलत है। ये अगर सारा का सारा आपको जनता से ही वसूलना है टैक्स के उसके अंदर, तो वो भी जनता को भी कहीं ना कहीं राहत चाहिए क्योंकि कोरोना काल के अंदर सबको पता है कि सबकी जॉब्स गई हैं। बेरोजगारी में जो मर्जी आंकड़े दीजिए, बेरोजगारी के आंकड़े आप सब जानते हैं, हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है जी। देखिए समय बहुत कम है। राजीव रंजन जी, सर 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? मेरे हिसाब से तो मैं 10 में से इस बजट को मैं 8 तो आराम से दे ही दूंगा। मुझे लगता है कि ये डिजर्व करता है जी। चलो, बहुत शुक्रिया सभी का, आप सब चर्चा में जुड़े रखे और खास चर्चा हमने की, खास मेहमानों के साथ विश्लेषण के जाने का प्रयास किया गया। चूंकि देखिए सरकार तारीफ कर रखी है, बेहतरीन बजट है अब तक का। जाहिर तौर पर अगर तथ्यों के हिसाब से बात करें, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ा बजट है। विपक्ष लगातार घेर रहा है, विपक्ष का कहना है केवल आंकड़ों का खेल है, लेकिन इस बीच सरकार और विपक्ष के दावे और आरोपों के बीच जनता को क्या कुछ मिल पाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।